मुसलमान बुरे हैं, घुसपैठिया घुस गया है, पाकिस्तान से ये हो गया है। सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया। औरंगजेब पर बहस क्यों ना हो, पाकिस्तान जिहाद करना चाहता है। बस 24 घंटे मुसलमान 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 की चारों तरफ रहिए, उसी की खबर सुनिए, उसी का गाना सुनिए, उसी का सिनेमा देखिए। उमर खालिद, उस पर क्या केस है? The dangerous Tukre gang leader Umar Khalid has been arrested. Court today rejected bail to Umar Khalid. उनके मुकदमे को पढ़िए तो शर्म आ जाए। अमरावती में कुछ भाषण उसने दिया है, न उस भाषण के बाद कहीं उसने बंदूक चला के कुछ किया है, न उसके कहने से किसी ने किया है। आपसे असहमति है, अपराध कहाँ है? एक अफसर जेल काट रहा है, आईपीएस अफसर गुजरात में। संजीव भट्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ जेल बची। कोर्ट्स शामिल हैं इन अपराधों में। उसको नहीं पता कि आईपीएस ऑफिसर है, उसको नहीं पता ये विसिल ब्लोअर है। जो हमारा कोर्ट्स का सिस्टम था वो पुलिस की चौकी में बदल गया है और हाई कोर्ट तक को कोई ऐसे ऐसे लोग जज बन रहे हैं जो कल तक पार्टी प्रवक्ता थे। उत्तर प्रदेश में कई हजार लोगों को पैर में गोली मारी पुलिस ने, इल्लीगल। ऑपरेशन लंगड़ा कहलाता है। कानून का राज खत्म हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में जंगल राज की मुठभेड़ रोज हो रही है। पत्रकारिता तो हो ही नहीं सकती। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो। ये पेशा खत्म। अब तो हमारे भाई सारे टेलीविजन चैनल सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को सुअर से कंपेयर किया है, रैट्स से कंपेयर किया है। हिटलर का जो दौर था उस दौर में भी उसी तरीके से यहूदियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। अब हिंदुत्व के नाम पे 95% को तो गोबर गणेश बना रखा है। इस देश में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उस पर एक मानहानि का मुकदमा कहीं किसी कार्यकर्ता से कहीं कराया गया और राहुल गांधी तक की सदस्यता चली गई और अगले दिन उनका बंगला खाली करा लिया गया। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ये हुआ। अगर वो खतरे में है तो बाकी आम नागरिक का क्या? तो फिर नागरिक की क्या हैसियत है? हमारे यहाँ जो लगी थी इमरजेंसी वो इसके सामने कुछ है ही नहीं। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। 84 साल का एक जीसट पादरी कैसे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता? उफ, स्टैन स्वामी का स्टैन हम छुड़ा ही नहीं सकते। हाई कोर्ट के जजेस क्या कर रहे थे? इतना भी वो नहीं पढ़ पा रहे थे कि उसकी उम्र 84 वर्ष है। सिपर मांग रहा है। डूब के मर जाना चाहिए। ये जो दौर चल रहा है इस देश का, ऐसा लगता है कि एक अघोषित इमरजेंसी, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का दौर है। 1975 के दौर में 352 आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगा था, लेकिन आज बिना किसी संवैधानिक प्रावधान के बावजूद ऐसा लगता है कि एक हम इमरजेंसी वाले दौर में जी रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले एक बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक मोहम्मद अतहर खान नाम के व्यक्ति को पीट कर एक भीड़ ने मार दिया। इस तरह की जो घटना है जो माइनॉरिटीज़ पे, दलित्स पे, आदिवासीज़ पे हो रही है, इनफैक्ट ये सदियों से हो रही है। तो ये सारी घटनाएं खास करके 2014 से लेकर 2025 के रेजीम में बढ़ा है। अखलाक खान, तबरेज या फिर पहलू खान जैसे तमाम ऐसे गरीब मुसलमान को एक जो भीड़ है, जो मॉब मेंटालिटी वाले लोग हैं, हिंदुत्वा जो ब्रिगेड है, उसने पीट के मारा। किसी पे ये आरोप था कि उसने फ्रिज में बीफ छिपा रखा था या तस्करी कर रहा था जानवरों की मीट। तो आपको क्या लगता है कि क्या जिसके नाम में आज मोहम्मद लगा हो, जिसका नाम तबरेज हो, पहलू हो, अखलाक हो, उसके लिए देश कैसा बनता जा रहा है? भारत में दुर्भाग्य से 11-12 सालों में जो अभी का वक्त आया है, उस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह का प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि क्या हम एक अघोषित इमरजेंसी के दौर में पहुंच गए हैं। फिर उसमें ये घटनाएं जिसका आपने जिक्र किया, देखिए हमारे कुछ समाज के हिस्से जो श्रमिक थे और ज़रूरी काम करते थे, समाज जिनसे लाभान्वित था, उनको हमने सेग्रीगेट करके जातियों इत्यादि के आधार पर शोषण का शिकार बनाया था। जो हमारे आदिवासी समुदाय वगैरह के लोग थे, जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें, उनके नीचे जो जल जंगल ज़मीन था उसमें हम घुसे। उन्हें कथित तौर पर विकसित करने के नाम पे हमने उनके पास जो कुछ था वो छीनना शुरू किया, उन पर अत्याचार किए, उनके कुतर्क गढ़े। ये सब तो चल ही रहा था हमारे यहाँ। अब ये नया शुरू हो गया है और ये कि हमने अल्पसंख्यकों को अब टारगेट टारगेट कर लिया है और अब हम उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। तो उनके जो गरीब तबके हैं खासकर, वो इससे बहुत खतरे में आ गए हैं। वो रेल में जा रहे हों, उनकी मान लीजिए टोपी लगाए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो हो सकता है 4-6 लोग उनसे बदतमीजी करने लगे, कहें कि जय श्री राम का नारा लगाइए या ये करिए या वो करिए।
और फिर पीटने लगे किसी बात पे, या मान लीजिए उनके टिफ़िन में उनका अपना खाने का जो भी है वो है, तो उस पर झगड़ा कर लें कि ये क्या है भाई, ये गाय का गोश्त है कि फलाना है। अब सब कोई लेबोरेटरी लेके तो ट्रेन में यात्रा कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और न उनके ऊपर आरोप लगाने वाले और न उसको खाने वाले कि वो सिद्ध कर सकें कि नहीं भाई ये नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपकी संख्या ज़्यादा है, तो आप बदतमीजी से उनको पीट सकते हैं, मार सकते हैं। और उसमें ज़्यादा ख़राब बात ये होती है कि जब ये मामले प्रशासन के सामने पहुँचते हैं, जैसे पुलिस, हाँ। तो वहाँ पे हम पाते हैं कि वो भी उसी तरह भेदभाव उनके साथ कर रहे हैं, और जो लोग कानून तोड़ रहे हैं, किसी पर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जगह उन्हीं को अपमानित भी कर रहे हैं कि क्यों आप थे और क्यों नहीं बोल दिए, ये नहीं किया है, और चलिए, या उन्हीं पे मुकदमे लिख ले रहे हैं। ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती हैं। उसके बाद अगर कोई कॉन्विक्ट हो जाता है तो जब वो छूट के आता है तो उसको माला पहनाया जाता है। कुछ नेता जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह का कृत्य करने वालों को हम स्वागत करते हुए देख रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वागत होते हुए देख रहे हैं जो हत्यारे हैं, जिन्होंने दंगों वगैरह में स्त्रियों से बलात्कार किए हैं, बच्चों के कत्ल किए हैं, बुजुर्गों को मारा है, आग लगा दी है, चीर फाड़ की है लोगों की, और इस पर अपने खुशी मनाई है। और वो मुकदमे किसी तरह से एक अंजाम तक पहुंचे कि उनको जेल जाना पड़ा। तो सरकारों को हम देख रहे हैं कि उनकी मदद कर रही हैं, जेल में उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको बीच बीच में पेरोल दे के घर आने जाने दिया जा रहा है। कोर्ट्स भी आदेश करने में उनके प्रति बड़ी लीनियंट हैं, ऐसे मसैकर्स वालों के। और आखिर में देख रहे हैं कि सरकारें उनसे मुकदमे उठा ले रही हैं, मुकदमे वापस। ऐसा गुजरात में हुआ था, ऐसा अभी अखलाक के मामले में उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां वो कोर्ट गए हुए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की, साहब वो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अखलाक के हत्यारों पर से हत्या का मुकदमा उठा लिया, हत्या का मुकदमा। तो ये जो दौर आ रहा है, फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारे कानूनों में नए कानून लाकर या उनमें ऐसे संशोधन करके ऐसा वेपनाइज कर लिया जा रहा है कि आबादी के किसी हिस्से में अगर किसी किस्म का असहमति का स्वर हो, तो हम उस स्वर को कुचल दें, वहीं जेलों में सड़ा दें, उनको ऐसे मुकदमों में फंसा दें, उनका घर गिरा दें, और उनको मतलब ऐसे मामलों में फंसा दें जिसमें जमानत होना ही बहुत मुश्किल है। ये जो पैटर्न सर देखने को मिल रहा है, इसमें जो लिंचिंग वाला जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे आप, लिंचिंग के ऊपर तो कोई ऐसा अभी इंडियन स्टेट ने लॉ भी नहीं बनाया जिससे कि इसको एक जैसे SC/ST एक्ट होता है एट्रॉसिटी को रोकने के लिए शेड्यूल कास्ट पे, उसी तरीके से मुसलमानों की जो लिंचिंग हो रही है, माइनॉरिटी की लिंचिंग हो रही है, उसके लिए आपको नहीं लगता है कि इस देश में एक सेंसिटिव तरीके का लॉ लाना चाहिए? नहीं, लिंचिंग माने एक व्यक्ति को आप पीट पीट कर एक ग्रुप मार दे रहा है, दूसरे उसमें धर्म का अगर प्रयोग कर रहा है तो वो धार्मिक वातावरण विषाक्त करने का मामला है। इन दोनों के लिए हमारे यहाँ सख्त कानून हैं। हमारे कानूनों में बहुत चीज़ें लगभग कवर है। नई चीज़ों की डिमांड की जगह जो कानून है उनका एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आपने अभी उनको बोला आप ना, लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो बुलडोजर जस्टिस है, आप ये जो कथित जस्टिस ला रहे हैं, ये भी आप टारगेटेड क्यों है कि किसी एक कम्युनिटी के मामलों में तो आप बुलडोजर चला देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चले जा रहे हैं, उनका फैसला होने से पहले कर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले आने का भी सामना करने के लिए आप तैयार हैं और ढिठाई कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं जब कोर्ट्स में मैटर आ रहे हैं, लूप होल्स का इस्तेमाल करके, लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कोर्ट्स वगैरह ही जिम्मेदार हैं कि उन्होंने लूप होल्स छोड़े हुए हैं। अदरवाइज वो चाहे तो अपने आदेशों का अनुपालन करवा सकते हैं। लेकिन यही है ना कि जब बीमारी बढ़ रही है तो वो सब क्षेत्रों में पहुंच रही है, वो कोर्ट्स तक पहुंच गई है कि वो भी सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई हजार लोगों को पैर में गोली मारी पुलिस ने, इल्लीगल ऑपरेशन लंगड़ा कहलाता है, ऑपरेशन लंगड़ा, और कई लोगों को जान से भी मार दिया। और पहले ऐसे जब मामले एक दो होते थे उन पे हल्ला गुल्ला होता था, मानवाधिकार संगठन वगैरह शोर मचाते थे, अखबारों में खबरें होती थी, मीडिया उसको कवर करता था, और कई मामलों में जांच होके पुलिस के जो लोग होते थे उन पर मुकदमे होते थे, वो उसकी सजा वजह काटते थे। तो एक डर था समाज में, कानून का एक राज होता था। अब दौर उल्टा हो गया है, फेक एनकाउंटर्स ऐसा करने वाले सब पुरस्कृत हो रहे हैं, उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही हैं, उनके प्रमोशंस हो रहे हैं, उनका नाम लेके मुख्यमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं और या अन्य लोग तारीफ कर रहे हैं। इस सब को ब्रेवाडो बताया जा रहा है कि बड़ी वीरता का काम है। यहाँ पे मुझे, चूंकि आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से फेक एनकाउंटर्स या ऑपरेशन लंगड़ा जो यूपी में चल रहा है, और उसमें जितने ज़्यादा जो इनकाउंटर कर रहे हैं उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही है, प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है,
तो इस दौर में मुझे 3 अधिकारियों का मेरे दिमाग में जिक्र मैं हो उस रहा पे है। आऊं, एक जरा सा बात और कह दूं कि ये बीमारी अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पूरे पैन उत्तर इंडिया हो प्रदेश गई। ने इसको एक मॉडल बनाया। अच्छा। अब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पास गृह विभाग आ गया है, जैसे भी बिहार में आया है, ये बीमारी सब जगह इसके नारे लग रहे हैं और ये हो रहा है कि हम भी वही करेंगे, योगी मॉडल इस्तेमाल करेंगे। मतलब अत्याचार का मॉडल, गैर कानूनी मॉडल, इलीगल चीज, उसको आप मतलब उसका ढोल बजा रहे हैं। ये तो अजीब इससे स्थिति है। मुझे याद आ रहा है सर, अभी चूंकि हमने एक पॉडकास्ट किया था आसाम के ऊपर, डिटेंशन सेंटर या फिर जो सीए एनआरसी, तो एक आसाम के बड़े स्कॉलर थे वो, उन्होंने बताया कि आसाम पुलिस भी वो एकदम यूपी का मॉडल हेमंतो बिस्वा शर्मा के कहने पे बहुत फॉलो सारे कर रही लोगों में राजनीतिक मुकाबला चल रहा है कि वो योगी जी की तरह लोकप्रिय हो जाए। हाँ, तो लोकप्रिय होने के लिए जरूरी है कि मुसलमानों के खिलाफ खराब बातें की जाएं और इस तरह का काम करने वालों की तारीफ की जाए, प्रशासन के जरिए इस तरह के इलीगल काम कराए जाएं। उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी रहे हैं सुलखान सिंह साहब, अच्छा, उन्होंने कई साक्षात्कारों में इस पूरे रवैये को सीधे सीधे खारिज किया है और इसकी कमजोरियों, गलती और इसमें पुलिस प्रशासन के लोगों के अपराधी बनने को की गंभीरता को साफ साफ कहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेन वॉइसेस जो हैं इस दौर में वो अनसुनी रह जा रही हैं और ऐसे शोर में चीज़ें बदल रही हैं जिसमें एक समाज के एक हिस्से को जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसकी बहुसंख्या है, उसको आप कह रहे हैं कि एक जंगली बना रहे हैं, आप उसे जंगली बना रहे हैं, कानून बर्बर कायदे बना की रहे हैं। जगह बर्बर बना रहे हैं। वो बर्बरता सेलिब्रेट कर रहा है। और इतनी जो इनसेंसिटिविटी जो बढ़ रही है समाज में, जो एक तरीके से जो कॉन्शियसनेस है जो हमारा सिविलाइजेशन का या इस सोसाइटी का, वो इतना मतलब निचले स्तर पे कैसे पहुंच गया है। नहीं, राजनीति उसे ठेल रही है और राजनीति के पास संचार के साधन है। सबसे जो हमारे दौर का सबसे जो विकृत स्थिति है उसमें यह है कि संचार के साधनों का केंद्रीकरण होना, यानी वो कुछ हाथों में चला जाना और फिर उस केंद्रीकरण के जरिए एकदम उल्टी गंगा बहाना। अब तो हमारे भाई सारे टेलीविजन चैनल सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। देश में एक आबादी के खिलाफ दूसरी आबादी को खड़ा करके हिंसा भड़का रहे हैं। वो दंगाइयों का सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे समाज में सौहार्द रहे ना, बिगड़ जाए। और वो वेपनाइज हो गए हैं दूसरे पक्ष को या ऐसी किसी भी असहमति को या देश के विपक्षी दलों को, उन सबको तहस नहस करने में लगे हुए हैं 24 घंटे सूचना के जरिए। और सूचना गायब हो गई है। जो मनुष्य की ज़रूरत है कि उसको सच्ची खबरें उस तक पहुंचे, वो काम ही नहीं हो रहा है। वो काम तो मिट्टी में चला गया। ये काम हो रहा है कि उनको जहरीला बनाया जाए, जंगली बनाया जाए, बर्बर बनाया जाए और उनसे हिंसा कराई जाए और उसको सेलिब्रेट किया जाए। ये जो बर्बरता का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हिंदुत्व का जो रेजीम है, उसमें मैं कल ही एक वीडियो मैंने देखा ट्विटर पे, जो दिल्ली भाजपा प्रदेश की जो यूनिट है उसने अपने जो ट्विटर पे और फेसबुक पे उसने जो शेयर किया है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि मुस्लिम समुदाय को सुअर से कंपेयर किया है, रैट्स से कंपेयर किया है या मच्छर से कंपेयर किया है। कई तरह के वो रील्स या शॉर्ट्स डाल रहे हैं अपने जितने भी स्टेट यूनिट जो है, बीजेपी वाले स्टेट्स यूनिट जो है, और एक तरीके का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसको देख के आपको उन दिनों की याद आती है जो जर्मन, जो नाजी का जो दौर था, हिटलर का जो दौर था, उस दौर में भी उसी तरीके से यहूदियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। उनको रैट्स से तुलना की जाती थी या पिग से तुलना की जाती थी, और वो हिटलर और जो नाजी रेजीम था वो ये कहता था कि जर्मनी को अगर किसी से दिक्कत है तो वो यहूदियों से है, वो हमारा जॉब खा रहे हैं या वो इस तरीके से पल रहे हैं हमारे। देखिए, दक्षिण पंथ जब दुनिया में जहाँ भी उसका जो वैचारिक आधार है और जो उसका आचरण है, वो जब भी जहाँ एक्सट्रीम पे जाता है तो एक दूसरे से उसमें बड़ी मेल जो नज़र आता है कि जो वहाँ हुआ वही यहाँ हो। आप पाकिस्तान ने हमसे पहले इसका प्रयोग किया। अच्छा। उन्होंने अपने को पहले दक्षिणपंथी, एक चूंकि वो धार्मिक राष्ट्र बना रहे थे, तो एक बार आपने बना लिया, अब आप किससे लड़ें? जब आप एक धर्म के नाम पे बन गए, अब लड़ना, बिना लड़े तो आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा राशन बुनियादी
मामलों को हल करने की जगह एक नकली मामला खड़ा करके, ये नकली मामले हैं, धर्म के आधार पर देश बनाना, धर्म के आधार पर कोई सफलता घोषित करना या किसी को असफल साबित करना, ये सब नकली मामले हैं। ये रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करते, उनसे डाइवर्ट करने के लिए राजनीति के हथियार बनते। तो पाकिस्तान ने पहले किया तो उसने वहाँ जो कमजोर तबके थे, हिंदू थे, ईसाई थे, अहमदिया थे, शिया थे, इन सब के खिलाफ यही सब उसने खूब किया। और वो उस जमाने में जो चूंकि उस समय 79 में ये भी हुआ कि रूस का हमला हो गया था अफगानिस्तान पे, तो अमेरिका ने सऊदी अरब के जरिए बहुत सारे पैसा और हथियार और विचार तालिबान में इन लोगों को बर्बर बनाया। तो ये लड़ाना उनको सोवियत संघ से था, तो एक हिस्सा तो वहां लड़ा, लेकिन बहुत सारा हिस्सा यहाँ जहर से भर गया, क्योंकि उसमें वही सब जहर भरा जा रहा था लड़ाने के लिए। उनको तो एक लड़ने के लिए फौज चाहिए थी, तो वो पैदा करने के चक्कर में उन्होंने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में थियोलॉजी का और फंडामेंटलिज्म का, वहाबिज्म, सलाफिज्म, जो बहुत सारे उसके नाम हैं, बहुत सारे प्रतीक हैं, वो जहर में उन्होंने पूरी खेती कर दी। आज वो पूरा देश जो है उसमें जल रहा है और आर्थिक रूप से वो दिवालिया होने के कगार पे था। अभी वो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फंसा हुआ था, रोज उसे कर्जे मांग के अपनी सांस लेनी पड़ रही है। तो आर्थिक सफलताएं नहीं है, वो पूरी असफल है। पूरी आबादी को आपने असफल कर दिया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज में आपके पैरामीटर्स गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक रूप से कथित तौर पे सफल नजर आ रहे हैं। वही बीमारी दुर्भाग्य से भारत को लग गई है। अब उनके अनुभव से हम सीख लेके उससे दूर रहने की जगह हमने उसको अंगीकार कर लिया है। अब हिंदुत्व के नाम पे हम भी वही कर रहे हैं। मुसलमान, ईसाई, सिख या असहमति रखने वाले विपक्ष या असहमत रखने वाले पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट या ऐसी बात करने वाले लोग जो समाज में भाईचारे की बात करते हैं, हिंसा के विरुद्ध हैं, तार्किक रखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, इन सब लोगों को शत्रु घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सब लोगों को विदेशी एजेंट और ये सब कर दिया है। ऐसे कानून कायदे बना लिए हैं कि आप ऐसे मुकदमे उन पे लगा दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए, वो जमानत नहीं करा सकते। कोर्ट्स ने सरेंडर कर दिया है। इंस्टीट्यूशंस जितने बाकी हैं वो आपके साथ वेपनाइज हो चुके हैं। एजेंसीज जो हैं जिनका काम इस देश में कानून व्यवस्था को ठीक रखने का है, वो विपक्षियों को ठीक करने और उनको जेलों में ठूंसने में लगी हुई हैं। पहली बार हम मुख्यमंत्रियों तक को जेलों में सड़ते हुए पा रहे हैं। उनकी जमानतों पे महीनों बहस हो रही है। जेएनयू वगैरह के पीएचडी करने वाले लड़के 5-5, 6-6 साल से जेल में सड़ रहे हैं। उनके मुकदमे को पढ़िए तो शर्म आ जाए। एक सिटिंग में टिकने वाले मामले नहीं हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट तक महीनों बहस चलने का प्रहसन हो रहा है। हाई कोर्ट्स में सालों चल रही है तो खारिज हो रही है। निचली कोर्ट में स्वीकार नहीं हो रही, स्वीकार हो रही तो प्रोसिक्यूशन एब्सेंट है। तो प्रोसेस के जरिए और कानूनों में इस तरह के बदलाव करके और उनका ऐसा इस्तेमाल करके ये एक दूसरी किस्म का डर समाज में पैदा किया जा रहा है, जिसको बहुत सारे आलोचक ये कहते हैं कि ये अघोषित आपका आपातकाल है। आपातकाल में भी क्या था? नागरिक अधिकार छीन लेना। आपातकाल या इस तरह की कोई भी व्यवस्था एक ही चीज है कि नागरिकों को संविधान में दिए गए उनके अधिकार छीन लेना। वो अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार उसका मूल है, तो उससे उनकी स्वतंत्रता छीन लेना। तो यही काम इन सब के जरिए हो रहा है। यूएपीए है, पीएमएलए है, एक आरटीआई का कानून था। हम उस पे आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो सर, आप बोल रहे थे कि जो इमरजेंसी की जो परिभाषा आप एक सिंपल लाइन में समझा रहे थे कि नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है उसको स्टेट छीन लेती है जी। तो आज के दौर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लॉज तो है, बट लॉज का लूप होल को इस्तेमाल करके स्टेट वो हर तरीके का जो डिसेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। भाई, इसका ही एक हमें उत्तर दे दीजिए। कोई राज्य एक राज्य के 17,000 लोगों को पैर में गोली कैसे मार सकता है? कैसे मार सकता है? बिना ट्रायल के आप किसी नहीं, को भी... और एकाएक आपको ऐसे लोग मिलते इतनी मुठभेड़ें हो रही हैं। यानी कानून का राज खत्म हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है कि मुठभेड़ रोज हो रही है। आप किसी को पकड़ लेते, पकड़ के उसके टांग में गोली मार देते और एक खबर शाया कराते हैं कि मुठभेड़ हुई थी। इतनी मुठभेड़ें हो रही हैं, इसका मतलब तो कानून रह ही नहीं गया वहां। या तो पुलिस कस्टडी से वो भाग रहा था, ये वाला हर केस यही है कि हर आदमी भाग रहा था, हर आदमी ने हथियार छीन लिया और मजबूरी में हमको आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। एकदम सिंपल। इसको मतलब दुनिया में आप किसी के गले नहीं उतार सकते। इसीलिए तो ये हो रहा है कि दुनिया में इन सब चीज़ों को
देखने भालने वाली जो संस्थाएं हैं, जो दुनिया भर के देशों का अध्ययन करती हैं, जो व्यवस्थाओं का अध्ययन करती हैं, उनकी मेरिट डिमेरिट पे बात करती हैं, उनकी रेटिंग्स जारी करती हैं, वहाँ सब हम बुरी तरह से फिसड्डी होना शुरू हो गए। आप अंतर्राष्ट्रीय ये संस्थानों की बात कर रहे हैं तो मुझे दो संस्थान याद आ रहे हैं। एक तो वीडेम करके है जो डेनमार्क, बहुत मशहूर स्कैंडिनेवियाई और इन्होंने संस्थान है। बोला है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में चेंज हो गई है। ये भी उनकी पिछली रिपोर्ट है। तो वो पिछली लगातार इनकी डेमोक्रेसी का मॉनिटरिंग करते हुए, और वो बहुत ढंग से तार्किक रूप से तथ्यों के आधार पर सब चीज़ें करके लाते हैं। बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है उनकी, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भारत के बारे में करते, तो दुनिया के हर देशों को उस पैरामीटर पे तौलते हैं, सबको तौलते हैं, जहाँ जहाँ जो उन्हें नजर आता है वो उसको बताते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ है, क्योंकि इन्होंने मीडिया और इंफॉर्मेशन के सारे माध्यमों को वेपनाइज कर लिया है, तो इस तरह के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण को खारिज करने की भी एक प्रवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति है। हाँ, तो उसमें कह देंगे वो तो विदेशी षड्यंत्र है, वो फलाना, एक सोरोस का नाम एक आदमी का जॉर्ज चलता सोरोस है, एक बहुत ही जॉर्ज सोरोस कॉमन नेम है, और CIA वगैरह तो है ही है, जिन पे हमेशा ही दुनिया भर में वो सब करते हैं, अपना जो काम होता है वो भी करते हैं। उनके गलत वाले भी हैं, सही वाले भी हैं, लेकिन किसी भी चीज को किसी से बिना तथ्यों के आधार पर जोड़कर या कोई दूर का कोई तथ्य निकाल कर और उसके बाद उसके उड़ा देना, ये भी आज के दौर का एक बड़ा ऐसा सच है जो कड़वा सच इस देश में इस तरह की अघोषित इमरजेंसी को स्थापित करने में मदद कर रहा है। ये लोगों के अधिकार छीन रहा है, उनको झूठी सूचना से करप्ट कर रहा है, और उनको सच्ची चीज़ों के उन तक पहुंचने के बीच में बाधा बन रहा है। आप जैसे अभी बोल रहे थे कि अगर कोई भी इस तरीके की रिपोर्ट आती है जिसमें क्वेश्चन मार्क उठते हैं भारतीय जो डेमोक्रेसी पे या स्टेट पे या फिर लीडरशिप पे, तो वो कहते हैं कि ये जॉर्ज सोरोस का है या एंटी जो कम्युनिस्ट, अब वो USCIRF या क्या नाम उसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वो रिलीजियस फ्रीडम वाला, जो उनकी संसद को रिपोर्ट करती है, वहाँ तो वो संस्थाएं हैं, तो वो हर साल दे रही है। वो तो हमारी सारी घटनाओं का अध्ययन करके डिटेल के साथ देते हैं। उनका तो शायद एक रिपोर्ट भी आया था कि वो इंडिया को कंट्री ऑफ बिल्कुल हमें उस ब्रैकेट में डालने के लिए पर्टिकुलर कंसर्न वाले में डालने की बात कर रहे हैं। यानी एक ऐसा देश जिसकी व्यवस्था को हमें मॉनिटर करने की जरूरत है अब संसद के जरिए, ऐसा होते ही हम एक दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग, हमारे समाज में, चूंकि जिनको इस सब पे बात करनी चाहिए, यानी मीडिया को बात करनी चाहिए, मीडिया उसको सबको छुपाने में लगा रहता है। हम मीडिया की बात आप कर रहे हैं, पुतिन जी आए हुए थे, व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। कुछ मीडिया वालों को उन्होंने इंटरव्यू दिए, उसमें आज तक की कोई एक एंकर थी, वो पूछ रही थी वही सवाल जो मोदी जी से पूछा जाता है, आप थकते क्यों नहीं? ये उनसे ये भी पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि भारत और रूस के तो संबंध पुराने हैं, हाँ। किस प्रधानमंत्री के दौर में भारत और रूस के संबंध सबसे बेहतर रहे हैं? ये सवाल पूछा गया, ये राष्ट्रीय मीडिया पूछ रहा था, एक चापलूसी भरा सवाल, जिसके पीछे ये था कि आप कह दीजिए मोदी जी, हाँ, वो कह दीजिए, उसके बाद वो चापलूस जो एंकर है और उसका मालिक है और वो संस्थान जो है वो दिन भर रात भर उसको चलाए और बाकी सारे लोग भी चलाए। उस हिसाब से तो फिर पुतिन ने कहा मोदी जी ने ये किया, वो ये जो दौर है ये एक झूठ को स्थापित करने में लगा हुआ है। ये हमारे उनके रिश्ते, ये एक लंबी परंपरा है। और लेकिन पुतिन ने क्या जवाब दिया? उसको सब ये पी गए। पुतिन ने कहा बहुत शर्मनाक प्रश्न है, लज्जाजनक है, लज्जाजनक, हाँ, अपमानजनक है, अपमानजनक। बताइए लेकिन अब यही है क्योंकि रशिया और इंडिया का रिलेशन तो मेरे ख्याल से इतना नहीं, मतलब लोडेड क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि आप एक वो जवाब मिले, क्योंकि इस समय आप भारत आए हुए हैं, आपको सारा सम्मान इज्जत, मोदी जी उनको लेने एयरपोर्ट भी गए थे, और मोदी जी जब जिस राजनेता से मिलते हैं उसके गले उले में झप्पी डालते हैं, फोटो आता है, तो वो सब दिखाने की कोशिश इस देश के में होती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कि मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा जलवा है। ये एक है ना, हमारे यहाँ विश्व गुरु हैं वो। तो एक जब आप कोई चीज़ आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं तो उसको बचाए रखने के लिए आपको बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं, बार झूठ। तो ये जो हमारा डिस्पेंसेशन है मीडिया वाला, ये वही बार झूठ बोलने में लगा। उसी क्रम में वो वहां पहुंच गया जहां वो अपमानित हुआ, लेकिन उसको कोई शर्म नहीं।
जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन या सूचना है, सूचना को या तो वो तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं या फेक न्यूज़ जैसा चीज़ें फैला रहे हैं, या जो सही सूचना है उसको वो सामने आने नहीं दे रहे। तो इससे मैं जोड़ के एक सवाल मैं देख रहा हूँ इस अघोषित इमरजेंसी के दौर में। भाई एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दीजिए। अभी एक हफ्ता हो रहा है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आर्थिक रिपोर्ट जो सारी दुनिया के बारे में आती है, जो थॉमस पिकेटी और उनके दोस्तों ने जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2026 रिलीज हुई है। हर 3-4 साल में आती है, 3-4 रिपोर्ट्स उनकी आ गई। वो रिपोर्ट सारी दुनिया में मीडिया में बहस का विषय है, सारी दुनिया में सोशियोलॉजी पढ़ाने वालों के बीच बहस का विषय है, सारी दुनिया के अर्थशास्त्रियों में बहस का विषय है। वो सारी दुनिया में अपने आप में चीज़ों को ठीक करने और अपना आईना देखने का विषय है। भारत के मीडिया ने उसमें ट्वीट तक नहीं किया किसी ने। अच्छा, यानी पूरी गायब कर दी। कहीं कोने अतरे में होगा एक जनरल जो अखबारों वगैरह में छप जाता है, अखबारों में है, कुछ अंग्रेजी अखबारों में कुछ चीज़ें छपती हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाली तादाद हमारी कुल आबादी का 5% भी नहीं है, 5% तो उससे इनको खतरा नहीं। 95% को तो गोबर गणेश बना रखा है। उनको तो दिन भर सिर्फ जहर दिया जा रहा है। मुसलमान बुरे हैं, घुसपैठिया घुस गया है, पाकिस्तान से ये हो गया है, दिमाग बस 24 घंटे मुसलमान के चारों तरफ रहिए, ईसाई के रहिए, इसी सब पे बात करिए, उसी का वो क्लिप देखिए, उसी की खबर सुनिए, उसी का गाना सुनिए, उसी का सिनेमा देखिए, उसी की किताब पढ़िए, ये कोशिश की जा रही है। थॉमस पिकेटी इनइक्वालिटी के ऊपर काफ़ी लंबे समय से लिखते रहे हैं, और चूँकि मैं JNU से आता हूँ तो मैं उनके कई लेक्चर्स, जब JNU में आके कई बार उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स भी दिए, ऑफलाइन भी दिए, तो मुझे लगता है कि वो एक सेन वॉइस हैं जो इस मॉडर्न ईरा के वो कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं। हाँ, उन्हें कुछ लोग हालांकि जब मैं उनकी जो कैपिटल आई है उसको कहा जा रहा है, द कैपिटल करके जो किताब है उसी कहा जाता है कि दूसरी लिखी तो गई मुझे लगता है कि 2014 से लेके 2025 का जो रेजीम है, मोदी रेजीम, उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आंकड़े आए हैं। हाँ, उसमें बहस तो इसीलिए नहीं हो रही है। अगर उस पर बहस होगी तो ये इस सरकार की कलई खुल जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की बहस जो जरूरी बहस है, हाँ, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस पे असर पड़ता है इन सब चीज़ों की वजह से, वेल्थ का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या मतलब एक तरीके से जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है कैपिटलिज्म का, कि ऊपर में जो भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो जॉब्स में कन्वर्ट होना चाहिए, आम लोगों की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, वेजेस बढ़नी चाहिए, वो ना हो रहा है। और मीडिया जो आप जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान डिबेट्स या कम्युनल पोलराइजेशन की चीज़ें चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये और तेज होगा, जो आर्थिक, देखिए जो उनकी रिपोर्ट की जो मुख्य बात है, दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है, अब दुनिया तो यही माना जाता है कि जो पश्चिम है, अमेरिका है, कैपिटलिज्म है, यही सिस्टम है। बाकी तो बहुत सारे देशों में तो बहुत सारी अलग परिस्थितियाँ हैं, सबसे ज़्यादा सब कुछ इन्हीं लोगों के पास है। तो ये जो सिस्टम है उसमें ये बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर घुस गई है। अच्छा, वो ये कि दुनिया में जो बहुत कम लोगों के पास दुनिया भर का सारा धन, सारे संसाधन, सारा एसेट और इसके जरिए कंट्रोल खिसकता चला जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर में फिर ये हो रहा है, पहले एक 10% का वो एक ब्रैकेट बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बनाया उन्होंने कि हमारे देश में 10% लोगों के पास इस देश की 65% एसेट चला गया है, 57-58% जो रेगुलर इनकम है वो चली गई है। तो 65% एसेट 10% के पास जाना, और फिर उसमें जो 1% है उनके पास 37-38% होना, 38%। तो वो 10 में भी अनइवननेस है, वो बहुत ऊपर। फिर उसके बाद 0.001 हो जाता है। और दुनिया में ये 0.001% लोगों के पास जितनी दौलत आ गई है, आधी दुनिया के पास उतनी मिलजुल के नहीं है। यानी 8 अरब अगर दुनिया की आबादी है तो 4 अरब लोगों के पास सोना चांदी, जेवर, मकान, दुकान, गाय भैंस, बकरी, जिस तरह से भी उनकी दौलत को आप एसेस करना चाहें, वो सब वो, यानी 4 अरब लोग मिलके जितना है उतना ही 60,000 लोग दुनिया के हैं जिनके पास है।
बिल्कुल। दुनिया इस तरह की जो बन रही है और भारत में उसका मामला सबसे बुरे लेवल पे जा रहा है। सबसे बुरे लेवल पे यहाँ जा रहा है। चूंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे गरीबी है। आप देख रहे हैं 82 करोड़ लोगों को तो हम राशन दे के जिंदा रखने की बात कह रहे हैं, और 10 करोड़ लोगों के बारे में नीति आयोग ने एक बार कहा था कि उनके राशन कार्ड बने नहीं है, बन नहीं पाए, नाम वाम का चक्कर हो जाता है, गरीबी, घर पता नहीं होता। तो यानी हम 90, और फिर इसके बाद हमारी इंडस्ट्री ने जो पिछले साल एक रिपोर्ट तैयार कराई थी कि हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी परचेजिंग पावर किसके किसके पास है, तो 100 करोड़ लोग उसमें हमने गिने थे कि जिनके पास कोई खरीदने की स्थिति नहीं थी। तो ये अब ये इस पे बात ही नहीं हो, इतनी बड़ी चीज पे बात नहीं होगी। 145 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों के लिए जो बात जरूरी है वो बात हमारे इस मीडिया के लिए बेजरूरी है। मीडिया के ऊपर तो कई तरह के और सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से पीएमओ से कंट्रोल हो रहा है ये मीडिया। हिरेन जोशी का नाम का आदमी उस प्रसंग पे हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, वह बस चूंकि मीडिया की बात कर रहे थे, वो सब स्थापित है, लेकिन वो तो हजारों बार आज जो हम जिस थीम को चूंकि अघोषित इमरजेंसी को लेके बात कर रहे हैं, तो एक चीज जो अघोषित इमरजेंसी को लागू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो है आरटीआई कानून का एक तरीके से कमजोर होना। उसकी छह या वो कमजोर होती जा रही है। उसको मैं इस तरीके कानून से पे आता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो एक लंबे समय तक अंग्रेजी राज का 190 साल गुलाम रहा, उसके पहले बहुत से आक्रांता थे जो इसी में एसिमिलेट हो गए हमारे धरती में। तो उसमें वो शुरुआत में आक्रांता थे, बाद में यहीं के हो गए। लेकिन कुल मिला जुला के एक कोलाहल हमारे समाज में एक बड़े लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक रहा, और उसके अपने कारण हैं। उस पर जाएंगे तो ये विषय प्रवर्तन हो जाएगा। हम अभी इस पर रहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद जो हमारे पास करीब 8वां दशक अब पूरा होने के आसपास है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब एक हमारे पास उस समय सबको एक करने वाला एक ही चीज़ थी। हमने आर्थिक बंटवारा तो किया नहीं आज़ादी के तुरंत बाद कि हमने आर्थिक संसाधनों में कोई बराबरी लाई हो, वो हम करने में लैंड रिफॉर्म्स वगैरह कई जगह टुकड़े टुकड़े में हुए, बहुत सारी जगहों पे नहीं हुए, तो हम वो सब नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ हमने की कि सबको हमने वोट का अधिकार पहले दिया। बिल्कुल। बहुत से देशों में, हमारे बाद विकसित देशों में भी हमारे बाद स्त्रियों वगैरह को अधिकार मिला है। तो हमारा जो संविधान था बड़ा मॉडर्न था, बड़ा मॉडर्न है, था नहीं, और वो बहुत सही समय पे आ गया था और हमने उस पर चलना शुरू कर दिया था। हम चले उस पर थोड़ा बहुत और हम उससे सही रास्ते पे चल सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, उसमें दूसरा हक हमें मिला उसी तरह का जो एकदम बराबरी देता था, आरटीआई कानून। उस ताकत की दूसरी चीज यही थी 2005 में जो मिला, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कोई आदमी एकदम, जिसे हम अंतिम पायदान का व्यक्ति कहते हैं, वो अपने आसपास की किसी भी चीज पर प्रधानमंत्री से भी संबंधित सवाल 10 रुपए की एक दरखास्त पे दे देगा तो उसका उत्तर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी देना होगा। ये जो अधिकार आया था, और इससे जो है उनकी छोटी छोटी समस्याओं में घटने वाले भ्रष्टाचार और दूसरी चीजों पे अंकुश लगने की ताकत थी। दूसरे लोगों को एम्पावर करती इंफॉर्मेशन। एक लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी ताकत है कि उसकी आबादी इंफॉर्मेशन से एम्पावर्ड हो। बिल्कुल। उसके पास सूचना पहुंचने के सारे रास्ते हो, अधिकार हो, और वो अमल में हो। ये वो चीज, इसने वो चीज दी थी। इन्होंने आते ही सबसे पहले, उसमें से पहले ब्यूरोक्रेटिक जितनी चीजें कर सकते थे, हम ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, कई जगह नहीं करते करते 2019 में इन्होंने उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? जैसा इन्होंने हर चीज में किया कि इंस्टीट्यूशन सब अपने अंगूठे के नीचे लाने के लिए, तो जो कमिश्नर्स होते थे उसके इंफॉर्मेशनल कमिश्नर उनके जो नौकरी वगैरह के बारे में और भत्ते वगैरह देने वगैरह के बारे में जो एक कानून बना था, उनको रखा गया था कि वो जो हमारी सबसे ऊपर की सीढ़ी हो वो उसके बराबर हो, जिससे वो बड़े से बड़े आदमी के बारे में फैसला लेते समय अपने को हीन न समझे और उसमें सरकार का कोई दखल न हो। वो कानून बना के उनको दे दिया गया था। इन्होंने उसको बदल लिया और सरकार के अधीन कर लिया कि अब सरकार तय करेगी कि आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, सरकार ये भी तय करेगी कि आपको हम कितने दिन के लिए रखेंगे। ये दोनों करते ही वो सरकारी नौकर हो गए। बिल्कुल। और फिर इन्होंने हर डिपार्टमेंट से कहलवाना शुरू किया कि साहब इसका जवाब हम नहीं दे सकते, ये व्यक्तिगत है, ये सुरक्षा है,
सबसे बुरा इस दौर में जो डायलॉग है, किसी भी चीज को राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र और देश और देशद्रोह और इससे जोड़ देना, राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी चीज को उससे जोड़े और उसके बाद आपके सारे अधिकार छीन लेते। तो अधिकारों को छीनने के लिए इन्होंने नेशनलिज्म के बैनर को लटका दिया है, झूठे। वो इनका अमल में तो अलग है, उस पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन उसको इतना जोर से प्रचारित कर दिया है कि हर चीज इन्होंने हमसे छीन ली, जो कुछ हमें संविधान प्रदत्त था। और आरटीआई को इन्होंने जिसे कहा जाए कि वो बना दिया। और उस क्या क्या कर लिया, बना दिया। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक फंड बना लिया, पीएम केयर फंड। Thank you all for your generous contributions to the PM Cares Fund. उस पे आप कोई सवाल इसलिए नहीं पूछ सकते, वो उसके लिए अलग रास्ते बंद कर दिए गए। और सरकारी उस पे पूछे तो कहेंगे सरकारी वो है नहीं। और सब सरकारी संस्थाएं और हमारे जो उपक्रम हैं, सार्वजनिक उपक्रम, उन्हीं का पैसा उसमें आता है। बिल्कुल। कोई ऑडिट किसी को, उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। ऑडिटिंग का कमाल हो गया नहीं है कि एक प्रधानमंत्री अपने लिए 10-20 हजार करोड़ का एक फंड बना रखा बाहर बना लेता है और हम पूछ भी नहीं सकते, और वो हम जान भी नहीं सकते, और वो कहीं बताने को बाध्य नहीं है। और वो पीएम कौन सा केयर उसका फंड का क्या जाहिर हो रहा है कि जब आप पूछ नहीं सकते तो आप जान नहीं सकते। ऐसा उन्होंने बना लिया। और फिर पीएमओ का ऐसा बना लिया कि किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं देते, हर चीज को बुलडोज कर देते, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, हर चीज में यही लगा देंगे। और सूचना के इस कानून को उन्होंने लगभग जो है मतलब उसका उपयोग ही करना मुश्किल कर दिया। और ये तब था जबकि दूसरी तरफ इस कानून के लिए जो लोग सामने आए, जिन्होंने इसके लिए लड़ाइयाँ वगैरह की, नागरिकों की ओर से बोले, सवाल किए, उनमें से तमाम लोगों की हत्याएं हुई। उस सब को सुरक्षा देना, यानी विसिल ब्लोअर की सुरक्षा का मामला बहुत दिनों से बहस में है। उसका अगला चरण वो था, वो आज तक कहीं नहीं आया। और जो बेचारे कुछ थे मैदान में, उनमें से कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग मुकदमों में फंसाए गए एडमिनिस्ट्रेटिवली, उनको ब्लैकमेलर कहा गया, और अल्टीमेटली डरा लेने में ये लोग उनको कामयाब हो गए। और बहुत समय तक हमारे यहाँ तो 9 सीटें केंद्र में जो सूचना का कमिश्नरेट है उसमें खाली थी कमिश्नर की। अभी उसमें एक कुछ भर्ती होती हुई जिसमें राहुल गांधी और इन सब का विवाद हुआ है। तो ये इन्होंने इस कानून की धज्जियां उड़ा दी। और अब उसमें एक जो दूसरा डीपीडीपी ला रहे हैं, वो प्रस्ताव जो डिजिटल मीडिया को कथित तौर पर कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन उसमें रास्ता आरटीआई को एकदम नेस्तनाबूद करने का डाल दिया है। उस पे हम आएंगे। ठीक है। एक अंजलि भारद्वाज हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रही थी कि अगर आरटीआई जैसा कानून, रेवोल्यूशनरी लॉ नहीं होता इंडिया में, तो ना व्यापम स्कैम जैसा कोई स्कैम उजागर हो पाता, ना पेपर लीक वाले मामले उजागर हो पाते, ना आदर्श सोसाइटी घोटाला। मतलब आरटीआई का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक गरीब को इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह देश में बड़े से बड़े स्कैम को एक्सपोज करने के लिए भी हो रहा है। और एक डर है ट्रांसपेरेंसी को लेके, कोई ब्यूरोक्रेट भी अगर कुछ कर रहा है तो उसको जवाबदेही होना पड़ेगा जी। मतलब जनता को उसको जवाब देना पड़ेगा। एक ज़माना था जब मनरेगा में काफ़ी काम आता था, 100 डेज ऑफ जो वर्क था, जो यूपीए 2 यूपीए 1 में जो आया था। तो आज तो मैं देखता हूँ कि मनरेगा के नाम पे तो कुछ आ नहीं रहा है। इवन कोई आरटीआई फाइल कर रहा है तो उसको जवाब भी नहीं मिल रहा है कि उस फंड का उपयोग कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब सुनने में ये आ रहा है, मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है, सुनने में आ रहा है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो जवाब देंगे, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही। मतलब कई सालों से तो सारी जगह नियुक्ति नहीं हो रही, और बहुत सारी जगह जो नियुक्ति हुई है वो दलीय आधार पर हो रही है। दलीय आधार पे तो वही लोग हो रहे हैं जो इनके दल के हैं। ये पहले भी हुआ, ऐसा नहीं कि ये गड़बड़ी इनके ज़माने में ही हुई। ये तो दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये कानून लागू हुआ उसके बाद ही, जैसा हमारे यहाँ हर चीज़ के साथ होता है, साथ साथ बीमारी लगना ये भी शुरू हो जाती है। पहले शुरू में अच्छे लोग आए, पहली 1-2 खेप आई, उसके बाद राजनीति घुस गई और ये कमिश्नरों की नियुक्ति में अपने लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। और अब इस दौर में तो चूंकि हर चीज पर एक आरएसएस नाम की संस्था का कंट्रोल है, सीधे सामने कुछ नहीं, पीछे सब कुछ उनका, तो अब हर भर्ती किसी भी जगह की होगी, वहां से होके आएगी। तो वैचारिक रूप से इस सत्ता प्रतिष्ठान के समर्थक लोग ही जगह जगह तैनात हुए। होंगे। तो वो जो सत्ता की नीयत है इस कानून को
एकदम बिल्कुल जमींदोज कर देना और किसी को कोई जवाब न देना और किसी चीज़ पर कहीं पहुंचने न देना, कोई सूचना के अधिकार से सच बाहर न आने देना, वही प्रतिपादित होता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अपनी आइडियोलॉजी वाले को लोग भर रहे हैं, जी। ये तो विश्वविद्यालयों में भी हो रहा है, प्रोफेसर की नियुक्तियों में हो रहा है। बिल्कुल। खैर, ये सूचना का अधिकार एक काफी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जी, और जब आप मतलब किसी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन को आप ये कह के छिपा लेते हैं कि ये तो प्राइवेसी का हनन है, किसी व्यक्ति का प्राइवेसी का हनन, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को आरटीआई चाहिए इस बात को जानने के लिए कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए कुछ बिजनेसमैन के कर्ज माफ किए, और उसके बारे में एक तरीके से विशल ब्लो करना चाहता है या जानना चाहता है कि जानना चाहता है किसके बहुत माफ बेसिक किए है किस आप अब ये नहीं बोल सकते कि ये सूचना अगर हम पब्लिक डोमेन में दे देंगे तो बिजनेस वर्ल्ड में वो हो जाएगा, या हमारे जो बिजनेस जो एनवायरनमेंट है नहीं उसको दी इन्होंने सूचना, नहीं बहुत दी। हद तक उसको स्कटल किया, बहुत थोड़ी थोड़ी सूचनाएं बाहर आई, समय के बाद आई, उनका समय बीत गया, उसका उपयोग बीत गया, और इन सब चीजों पे कोई पब्लिक अवेकनिंग हुई नहीं। इससे तो कभी ना अडानी का कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइम है वो सामने आएगा, किसी चीज का फाइनेंशियल क्राइम सामने इतना नहीं बड़ा आएगा। नाम आप ले रहे हैं अडानी, अडानी तो छोड़ दीजिए साहब, अडानी को तो खैर किसी संस्था में क्या मजाल है कि भारतीय कोई संस्था उस तरफ आंख उठा के देख ले, लेकिन जो बहुत नीचे के बहुत छोटे छोटे अडानी के डुप्लीकेट्स हैं, बहुत जिलों के स्तर पर छोटे मोटे करप्शन, सड़कें बनाने वाले, वो जो पीएम के नाम से सड़क बनती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री उसके सड़क वाले योजना। पुलिया बनाने, इन सब का कुछ आप नहीं जान सकते। अब धीरे धीरे वो स्थिति आ गई है, और इन सबको संरक्षण उल्टा इनको मिला है आरटीआई कार्यकर्ता की जगह, कि ये उसको पीट दें तो उस पर ढंग से मुकदमा न हो, और छोटा मोटा हो भी तो इनकी तुरंत जमानत हो जाए, इनको माला फूल पहनाया जाए और वो बेचारा अपनी जान बचाता हुआ घूमे। तो ये हो गया है कि नागरिकों में एक डर इन सब चीज़ों के जरिए पैदा किया जा रहा है, और उसमें काफ़ी इनको सफलता मिल रही है। आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं उनकी भी काफी मौतें हुई हैं, हाँ, काफी पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। तो ये काफी एक तरीके से सेंसिटिव मामला है। बहुत सारी अरेस्ट हुई हैं, बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं। हो सकता है हर किसी भी काम में दो चार गलतियां वाले भी होंगे, जितना बड़ा देश है हर चीज़ में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से एक सही चीज़ को आप पूरा ही गलत ठहरा खारिज दें। नहीं कर सकते आप उसको। तो आपको क्या लगता है कि जब आरटीआई का जो कानून है वो और टूथलेस होता जाएगा तो इसका असर जो सबसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर यानी अंतिम पायदान कुछ पे नहीं, वो रहने खत्म हो जाएगा। जैसे फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े आदेश थे और तमाम लोगों को सजाएं हुई थी, सब खत्म हो गई थी। अब देख रहे हैं वो कानून है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही बताइए उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, शायद देश में सबसे बड़ा, कहाँ गायब है वो। अरे उसको सरकार को बुला के सुओ मोटो क्या होता था वो नहीं देख रहे खबरें, वो नहीं पढ़ते, वो नहीं, उनको नहीं पता है, ये सिर्फ शीतल सिंह को पता है। अभी बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कुछ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये देने का वादा किया। अब मान लीजिए उन्होंने पेंशन बढ़ाने का वादा किया। अब अगर पेंशन उनके खाते में नहीं आता है फॉर वट एवर रीजन, तो कल होके अगर वो कोई वृद्ध आदमी या कोई महिला ये सवाल सरकार से पूछना चाहे कि हमारे खाते में नहीं आया, हमें जानकारी चाहिए, तो आप उसको जानकारी नहीं देंगे। अभी तो दूसरी खबरें आ रही हैं कि 10-10 हज़ार रुपये जो मिला था, बहुत सारे लोगों को नोटिस जा रहे हैं कि इसको वापस करिए। अच्छा, आज ये खबर आज सवेरे से आ रही है, अभी पुस्ट इन्फॉर्मेशन उस तरह से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि उसमें से बहुत सारे, जैसा महाराष्ट्र में हमने देखा था कि शुरू में इन्होंने पैसा दे दिया, चुनाव जीत लिया, उसके बाद उसमें छांटना बीनना शुरू किया, इनको नहीं दे सकते इस वजह से, उनको नहीं दे सकते इस वजह से, उनको ये नहीं दे सकते, और अल्टीमेटली वो पूल बहुत छोटा सा रह गया। तो ये सब धोखाधड़ी है। दूसरे, ये पैसा कहाँ से आया? पहला सवाल तो ये है कि ये जो पैसा आपने दिया ये किस मद में आपके पास था? आपके पास बजट में एलोकेशन तो ये था नहीं, आपने चुनाव के ठीक पहले इसके बारे में जो भी कागज पत्तर बनाया और पैसा बांट दिया और चुनाव जीत लिया। अब हम पूछना चाहते हैं कि जब बजट एलोकेशन नहीं था तो ये पैसा किस किस मद से आपने यहाँ ट्रांसफर किया और वहाँ किया? अब ये सब इन्फॉर्मेशन देने से वो भागेंगे। जैसा वो एक आरोप वो जो वहाँ के पीके हैं उन्होंने लगाया कि साहब 12-13 हज़ार करोड़ तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया था किसी और काम के लिए, किसी और काम का ब्याज उसका देना है और वो पैसा इसमें बांट लिया, इसमें तो ऐसे ही और चीज़ें भी होंगी। तो ये सब जाहिर है कि जब इस कानून का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं तो मिलता, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
सर डीपीडीपी एक्ट का जो आप बात कर रहे थे कि जो आरटीआई में जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो जी, बिल जी, आया है, जी, जिसमें यहाँ तक इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं और किसी का स्कैम उजागर करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो आपको अगर मान लीजिए फैक्ट्स चाहिए, जो फिड्यूसरी होता है जो फैक्ट्स अवेलेबल कराता है या आरटीआई के थ्रू फैक्ट्स निकालते हो जो भी, तो आपको एक तो सबसे पहले ये उसमें क्लॉज है कि आपको कई सारी जानकारियां नहीं मिलेगी। इवन अगर जानकारी मिल भी जाती है तब भी वो 250 करोड़ का 400 करोड़ वहाँ का मैं फाइन आता लगा। हूँ। अब चूंकि उसके अनुसार तो जैसे मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहीं किसी बारे में कर रहा हूँ, मुझे सारे संबंधित व्यक्तियों से अच्छा सबसे हमें एनओसी चाहिए एक्चुअली, अच्छा और जिसके खिलाफ कर रहा हूँ अगर लोकल किसी कोर्ट में उसको रेमेडी मिल जाए तो मुझे वही 250-500 करोड़ का हर्जाना हमें देना पड़ेगा। इस देश में कई लोग इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कर सकते हैं इस रिस्क के बाद कि आपको 250 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। काम में गलती किसी से भी हो जाती है, हजारों खबरें गलत निकलती हैं और लाखों सही निकलती हैं। तो अगर ये चीज हो जाएगी, पत्रकारिता तो हो ही नहीं सकती। तो पत्रकारिता तो सर वैसे तो इनके दौर में संभव ही नहीं है, टीवी पे पत्रकारिता लेकिन जो खत्म हो जो चुकी थोड़ा है। बहुत यूट्यूब वगैरह पे जो कुछ लोग प्रिंट प्रयास कर मीडिया- रहे थे, पोर्टल बना लिया था लोगों ने, ये उन सब लोगों के गले में फांसी का फंदा लटका देने का कि अब बेटा करके दिखाओ। तो आप एनओसीज किससे किससे लाओगे? कंसेंट लाना है बहुत सारे उसमें सबसे, और ऐसा कोई प्रैक्टिकली संभव है? नहीं। अगर तो आप ये पेशा खत्म। उन्होंने यही तो ये जो कहा जा रहा है, जो आपके मूल सवाल है कि क्या हम अघोषित इमरजेंसी के दौर में हैं, तो ये वो इमरजेंसी है जिसको घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये कदम कदम पे आपको बांध के वहां डरा रही है, ये करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। फिर आप प्रतीक देखिए कि इन असहमत लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको 3 सैंपल बताता हूं, ऐसे अनेक हैं। एक सज्जन है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस थे, आईपीएस अमिताभ जी की बात कर। अमिताभ जी, अमिताभ, आगे उनका क्या नाम है, अमिताभ ठाकुर। यूपी में आईपीएस थे, और हर सरकार के ज़माने में वो कुछ लोगों में होता है कि वो ईमानदारी वाले सवाल उठाते रहते हैं और अपने ही सिस्टम में आप उनको जो कहना चाहें उस तरह के व्यक्ति थे। एक्टिविस्ट टाइप के थे। फिर उनकी नौकरी फोकरी भी ले ली गई, लेकिन वो लगे रहे। पिछली सरकारों में वो उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। धमकी उमकी मिली थी मुलायम सिंह के ज़माने में उनको, लेकिन फिर भी वो बचे रहे। इस दौर में वो जेल में डाले गए, महीनों जेल में रहे, और काफी पुराना केस खुद वकालत पास है, और मियाँ बीवी दोनों वकील हैं, दोनों लड़े, बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत हुई, फिर बाहर आए, फिर वो अपने काम में लग गए। अभी उनको एक कोई 30 साल पुराने केस में फिर से उसमें कुछ डेवलपमेंट करके, और एकाएक वो दिल्ली आ रहे थे ट्रेन से, आधी रात को जैसे वो आतंकवादी हो, पाकिस्तान से आए हो, भाग जाते हो उनको पकड़ के। हाँ, उनको जो है जबरन एक पूरे जत्थे ने, उन्हीं की पुलिस के जिसके वो आईपीएस ऑफिसर यानी वो प्रमोटी वाले नहीं थे, और उनको उस तरह से उतारा गया आधी रात को, और लाद के कई 100 किलोमीटर जीप में ले जाया गया कि अपमानित करने के लिए, डराने के लिए। और उन पे ब्रूइजेस आए हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट में है, और एक देवरिया उससे बहुत दूर की जगह में उनको ले जाके वहाँ मुकदमा था और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल में डाल दिया गया। अब फिर वो जमानत की पूरी प्रोसेस उनकी चलेगी। ऐसा ही एक अफसर जेल काट रहा है, आईपीएस अफसर गुजरात में, संजीव भट्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके भी ऐसे ही 20 साल पुराने केसेस में निकाल के उसको। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस सब में अब हमारे दौर में कोर्ट्स शामिल हैं इन अपराधों में। ये जो अपराध स्टेट की ओर से किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, अब जैसे इन्हीं का अमिताभ का मामला है, जिस कोर्ट में उनको पेश किया गया, उस कोर्ट ने क्या देखा? सबसे बड़ी खराब बात यह है, उसको नहीं पता कि आईपीएस ऑफिसर है, उसको नहीं पता ये विसिल ब्लोअर है, उसको नहीं पता कि 29 साल पुराना मामला है। तो हमने वो मजिस्टीरियल जो हमारा कोर्ट्स का सिस्टम था, उसको चौपट, वो पुलिस की चौकी में बदल गया है, और हाई कोर्ट तक को कोई,
और हाई कोर्ट्स तक में ऐसे ऐसे लोग जज बन रहे हैं जो कल तक पार्टी प्रवक्ता थे। महाराष्ट्र में एक बीजेपी की प्रवक्ता महिला को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। कई हाई कोर्ट के जजेस आरएसएस के कार्यक्रमों में मतलब सर्विंग जजेस शामिल हो रहे हैं, शामिल जजमेंट्स में चीजें वैसी लिख रहे हैं। इसलिए ये सब पूरा दौर मिलजुल के ऐसी इमरजेंसी का माहौल पैदा कर रहा है जैसी जो हमारे यहाँ जो लगी थी इमरजेंसी वो इसके सामने कुछ है ही नहीं। कुछ है एक तो उसका कार्यकाल कुल 17-18 महीने था। ये तो अनवरत चलने वाली प्रोसेस है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और इसमें लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे जो मनुष्य के हमारी आबादी के जो नागरिक अधिकार हैं उनको जीम जाएंगे, जीम गए हैं एक्चुअली। एक संजीव भट्ट वाली बात, संजीव भट्ट का मामला था, एक और वहां थे, उनको भी एक 41 साल पुराने मामले में चार्जशीट किया गया। कुलदीप शर्मा, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके भाई आईएएस ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड किया गया। तो अब जो स्तर है ये दमन का, ये ऐसा नहीं कि गरीब आदिवासी को जिसका जंगल छीना जा रहा है वहां गोली मार दी जा रही है, उसको नक्सलवाद के नाम पे जेल में डाल दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फर्जी एनकाउंटर में मार दिया तो वो भी कोई बोलने वाला नहीं है। अब उनका नंबर है जिन्होंने जो हमारी सर्वोत्तम नौकरियों में रहे, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े वो हैं। एक दूसरा कानून भी है आपका, शायद आपकी उसमें सवाल होगा, पीएमएलए। हाँ उस पे हम आएंगे, अभी उसी के पास आने वाले थे। ठीक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आम जनता छोड़िए, जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया इस देश को, अगर कोई ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ जेल बची है। या तो वो वेपनाइज हो जाए, इनकी टीम में शामिल हो जाए, अपराधों में शामिल हो जाए। अपराध में इसलिए कह रहा हूं कि जिन चीजों की सूचनाएं नहीं आ रही तो वो हमें नहीं पता कि वो अपराध है कि नहीं है, तो हम उन्हें शंका से अपराध ही कहेंगे, क्योंकि आप सूचना क्यों वो कर दे रहे हो, आने नहीं दे रहे हो, तो हम क्या कहें। पीएमएलए पे आना चाहूँगा कि एक जो चूंकि हम करप्शन और ये जेल और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई विसल ब्लोअर है, कोई अगर एक आईपीएस है या डीजीपी है, आईएएस ऑफिसर रहा है, अगर उसने स्टेट के खिलाफ एफिडेविट, जैसे संजीव भट्ट ने किया था, गोधरा राइट्स के खिलाफ एफिडेविट दिया, तो उनको पुराने केसेस में फंसा के फिर से जेल में डाल दिया। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे अभी वो किसी को कहें कि फलाने पॉलिटिकल आदमी को इसको उठा के बंद कर दो, ये दौर ऐसा है, ऐसा कर रहा है। आप सोचिए कि इस देश में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उस पर एक मानहानि का मुकदमा कहीं किसी कार्यकर्ता से कहीं कराया गया, और आप अचरज करेंगे। इस पे हमने नहीं अचरज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अचरज किया कि उस मुकदमे की तुरंत सुनवाई होके मानहानि के मामले में जो मैक्सिमम सजा 2 साल की थी, मैक्सिमम सजा से होना यह था कि उनकी मेंबरशिप जा सकती थी, तो निचले जज ने उनको मैक्सिमम सजा दे दी 2 साल की। निचले जज ने तो जो दी सो दी, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रख दिया और राहुल गांधी तक की सदस्यता चली गई, और अगले दिन उनका बंगला खाली करा लिया गया। और सैकड़ों लोगों को सुरक्षा दे रखी है, बंगले दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं, और ठेके पट्टी दिए जा रहे हैं। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ यह हुआ। इसको आप अघोषित इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे इसको? आज अगर वो चाहे किसी अफसर को, आईपीएस अफसर को या किसी को कहें कि भाई इसको मुझे अरेस्ट करना है, और वो कहे कि सब कोई मटेरियल नहीं है उनके, हम कैसे कर लेंगे, कागज पे मुझे लिखना है, तो ऐसा वाला केस तो ऐसा आदमी जो है वो संजीव भट्ट की दशा को प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दौर जो है अब वो गले तक आ गया है। हाँ, समाज का गला है। आईएएस आईपीएस के लेवल पे पहुंच जाना, अगर वो खतरे में है तो बाकी आम नागरिक का क्या, तो फिर नागरिक की क्या हैसियत है? तो फिर अब ये घोषित इमरजेंसी नहीं तो फिर क्या है? आप कह रहे थे कि कोई किसी को भी फंसाया जा सकता है। मुझे भीमा कोरेगांव केस का याद आ रहा है। बिल्कुल, कि उनके जितने भी लोग को उन्होंने फंसाया था, ऐसा माना जाता है कि उनके कंप्यूटर में कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया बाहर के, मतलब सर्वर से। अध्ययन करके बहुत सारी जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, लेकिन हमारे देश की नहीं, बाहर की, तो उन्होंने ऐसा बताया। हम इसको ये भी मान लें कि इनका केस 100% सही है, लेकिन आप जिन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका क्रेडेंशियल ये है, जो क्रेडेंशियल था, तो आप उनको
आपने ऐसे कानून बना लिए और उन कानूनों का ऐसा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूएपीए का मामला, यूएपीए की बात कर हाँ, लेते हैं। यूएपीए में देखिए पूरे आंकड़े नहीं आते, लेकिन इस देश में हजारों लोग यूएपीए में फंसे हुए हैं। इन कानूनों में वो दांत लगा दिए गए। कानून पुराना था, ये 40-50 साल पुराना है, लेकिन इसमें दांत बार बार लगाते लगाते कुछ कांग्रेस के जमाने में भी लगे हैं, लेकिन इनके जमाने में वो इतना कटीला हो गया है कि अगर वो आपको निरुद्ध कर दें, जैसा उन्होंने वो जेएनयू वाले लड़के के मामले में किया है, उमर खालिद के मामले में, उस पर क्या केस है? वो अमरावती में कुछ भाषण उसने दिया है, बिल्कुल, जिस भाषण में वो 10 बार, उसको तो कोर्ट में सुनाया गया, उसमें 10 बार गांधी जी की बात कर रहा है, हाँ, या कोई भी बात कर रहा है। इस देश में उसका अधिकार है, हमारे संविधान में हमारी कोई राय हो सकती है जो आपकी राय से अलग है। इस राय पर आप, उसमें न कोई गाली है, न उसमें कोई बंदूक उठा रहा है, न उस भाषण के बाद कहीं उसने बंदूक चला के कुछ किया है, न उसके कहने से किसी ने किया है। उसके बाद उसका यह है कि यहां एक आंदोलन चल रहा था, आपके एक फैसले के खिलाफ समाज का एक हिस्सा सहमत नहीं है, आंदोलन कर रहा है, ये राइट था तो कर रहा था। उस आंदोलन के मामले में आंदोलनकर्ता लोगों ने आपस में बातचीत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, तो इसमें क्या अपराध हो गया? आपसे असहमति है, अपराध कहां है? इसके अलावा उसके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है। मैंने उसको पढ़ा चार्जशीट में, हाँ, चार्जशीट में और कोर्ट में जमानत पर जो बहस हो रही है, 5 साल प्लस हो गया वो जेल में है। यही है उसके ऊपर कुल मामला। अमरावती का एक भाषण जिसमें वो बहुत सारी बातों के साथ गांधीवाद की बात कर रहा है, गांधीवादी तरीके से अपनी असहमति व्यक्त करने के अधिकार की बात कर रहा है, और उसकी राय है विश्व के बारे में, देश के बारे में, देश में माइनॉरिटीज के बारे में, देश में आर्थिक स्थिति के बारे में। आप उससे सहमत हो सकते हैं, कोई भी किसी से असहमत हो सकता है। असहमत होने का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। क्या आपने वो राइट छीन लिया? क्या सच्चाई है कि आपने छीन लिया है, इसीलिए आपने उसको यूएपीए में लगा दिया और एक दंगे का उसको कॉन्स्पिरेटर बता दिया, जिसका कोई तथ्य नहीं। क्या उसके कहने महज किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से कोई कॉन्स्पिरेटर थोड़ी हो जाता है? मेरी बात वही कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से किसी व्यक्ति ने कट्टा खरीदा हो, बारूद लगाया हो, किसी को गोली मारी हो, कहीं बम लगाया हो, हिंसा कोई की हो, बस जलाई, जब उसमें से कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं है, तब वो 5.5 साल से यूएपीए के तहत बंद है। क्योंकि हाँ, तो एक डिस्टर्बिंग चीज ये है कि उनका जो अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो अगर मान लो वो दोषी भी है तो ट्रायल का तो उसको हक है। 5 साल में आपने ट्रायल शुरू नहीं किया, ये बोल के कि 10-12 हज़ार पेज की रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि आपके पास अगर कुछ भी एविडेंस ऐसा होता जिसको मतलब कॉन्विक्ट करने में हेल्प होता तो आप कर चुके होते। यानी इस चीज़ को डिले करके एक तरीके से आप एक संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, एक्टिविस्टों को, कि इस तरह के लोग जो हम चाहेंगे तो जेल में सड़ा देंगे, ये इसका संदेश ये है। हमारी राय से अलग तुम्हारी राय होगी तो जेल में सड़ोगे। आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, हमसे असहमत हो, हमारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी में हो, आरटीआई एक्टिविस्ट हो, ऐसे पत्रकार हो जो सरकार से सवाल पूछते हो, तो तुम्हारे लिए ये सैंपल है, ट्रायल भी नहीं मिलेगा। तो सर और भी एक स्टैन स्वामी की बात मैं कर रहा था, क्योंकि आज के ज़माने में हमेशा ये बोला जाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी, हमारी पूरी जुडिशरी के लिए इतनी बड़ी कालिख भरी घटना नहीं हो सकती कि आप 84 साल के एक बूढ़े को पहले तो गिरफ्तार कर लें, इसलिए कि वो एक ईसाई धर्म का पादरी है और आदिवासियों के बीच काम करता था। आपकी असहमति हो, सहमति हो, अपनी जगह है, और आप उसे ले जाएं। वो शारीरिक रूप से अपंग भी है, पार्किंसन से शिकार है, कांपता रहता है, पानी भी पीने के लिए उसको एक सिपर की ज़रूरत है, वरना उसके हाथ से पानी गिर जाता है। आपने उसे जेल में निरुद्ध कर दिया ऐसे मामले में, और दूसरी बार वो मामला हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट के जजेस क्या कर रहे थे? क्या वो उनको उस पर इतना भी वो नहीं पढ़ पा रहे थे कि उसकी उम्र 84 वर्ष है, सिपर मांग रहा है? डूब के मर जाना चाहिए। जुडिशरी का ये जो इनसेंसिटिविटी, बहुत ही, ये तो जो फैसला है ये भारत के लिए, इससे शर्मिंदगी की कोई, स्टैन स्वामी का स्टैन हम छुड़ा ही नहीं सकते।
मैं तो है जब वो जिक्र कलंक आता है एकदम ऐसा लगता है कि इतनी असहायता और बेबसी और गुस्सा आता है। मतलब 84 साल का एक जीसट पादरी जो, तो कौन लोग हैं जो ऐसे आदमी को इस तरह से ऐसे केस में फंसा के जान से मार डालें? कैसे वो 84 साल का आदमी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, जो पार्किंसन से उफ, पीड़ित है, जो पानी पीने के हालात में नहीं है। मतलब इससे ज्यादा मतलब शेमफुल नहीं हो सकता। वो तो पूरा केस ही कमाल है। कभी जब उसके पर्दे, अब तो बहुत से लोगों को उसमें जमानत मिल गई, बहुत से लोग बेचारे नजरबंद हैं। सर हम अब पीएमएलए की बात करना चाहूंगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सबसे 2002 में बड़ा आया है। था। हाँ। अब चूंकि आप पत्रकारिता लंबे समय से कर रहे हैं और कई सारे पत्रकार जो आजकल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जैसा कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए या वैसे पॉलिटिशियन जो ऑपोजिशन में है उनके लिए मेरे ख्याल से ये सबसे खतरनाक कानून है। बिकॉज चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे एनजीओज हो, इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, किसी को भी एफसीआरए और पीएमएलए का जो एक तरीके से जो लॉज है तो और दूसरी चीजें भी आ गई। खैर, तो ये लॉज के तहत आप फंडिंग रोक सकते अब यहाँ हो, आते हैं। खाता फ्रीज कर सकते हो। आप जरा सा याद कीजिए जब इस देश में और खासकर दिल्ली में अन्ना आंदोलन चल रहा था। अच्छा। 2 साल चला, सारा मीडिया 24 घंटे उसको कवर करता था और उसी वजह से वो गांधी से भी बड़े उस जमाने में हो गए थे और उनके मार मेला लगा रहता था। और उन्होंने ढेर सारे आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम लगाया करती थी, मनमोहन सिंह पर ये, फलाने मंत्री पर ये, इतने बेईमान, ये लिस्ट मेरे पास, ये कागज मेरे पास, और पूरा देश चला और कांग्रेस चुनाव हार गई। उस समय बाबा रामदेव और तमाम बीजेपी नेता, जिसमें खुद हमारे प्रधानमंत्री शामिल हैं आज के, ये सब लोग देश में भाषण घूम घूम कर दिया करते थे कि हमारा इतना ब्लैक मनी बाहर पड़ा हुआ है स्विस बैंक में और 15 लाख जगह, कि प्रधानमंत्री वाले ही शब्द को ले आते हैं कि हम उसको ले आए तो 15-15 लाख, 15-20 लाख, 15-20 कहा था, 15-20 लाख तो हर आदमी के खाते में यूं ही चले जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। और रामदेव जब गिनती गिनाते थे तो लगता था कि दुनिया के सबसे धनी देश हम ही हैं, कि हमारा इतना पैसा वाकई आ जाता तो क्या बात थी, हम सोने की चिड़िया। अब 12वें साल में हम हैं, इतने सदन के सत्र गुजर गए, आज तक ये रिपोर्ट नहीं आई कि भाई 1 लाख करोड़ भी हम बाहर से पकड़ के लाए हों। और ये कानून इसी तरह के पैसे को लाने के लिए है। इसने इस देश से जो करीब 20 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने बैंकों से राइट ऑफ किया, इनके जमाने में हमने देखा तमाम लोग ऐसे जिन्होंने हमारे बैंकों से बहुत सारा पैसा साइफन किया और उसको विदेशों में ट्रांसफर कर दिया था, वो इनके जमाने में देश छोड़ छोड़ के भाग गए। कई हैं, इसमें से एक तो मेहुल भाई हैं, जिनको एक कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री, हीरे का व्यापारी, हमारे बैंकों को लूट के भाग गया। मलया भाग गया, नीरव मोदी एक वो भाग गया जो इनका समधी है हमारे अडानी साहब का, अडानी साहब, हाँ, कौन मेहता है क्या है, हाँ। और 2017 में संदेशरा ब्रदर्स भाग गए। और मतलब जाने कितने लोग ले लेके भाग गए, और जिसका मन करता है वो चाहे जब भाग जाता है। अभी जिसने 40 लोगों को फूंक दिया गोवा में, वो भी भाग गया था, वो भी भाग गया। तो ये तो व्यवस्था है आपकी। और आप 1 रुपया नहीं लाए, आपने ये जरूर कर दिया कि देश में जिसको चाहा उसको इस कानून में 2019 में ऐसे संशोधन कर दिए, और जिसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उसको उस संशोधनों को ज्यों का त्यों मान लिया, और जिन जज की अध्यक्षता की लीडरशिप में वो फैसला आया, उन जज को इन्होंने कानून बदल के ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बना दिया, बिल्कुल इनाम दिया। ये इनाम तुरंत देते हैं, जो आप अगर हमारा काम करोगे तो तुरंत इनाम। जिस जज ने अमित शाह जी को बेल दी थी उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, उस जज को इन्होंने गद्दी पे बैठते ही केरल का राज्यपाल बनाया। जिस जज ने इनके लिए ये इसमें पेगासुस और दूसरे मामलों में 2-3 मामलों में जो फैसले दिए, राम मंदिर समेत, उनको इन्होंने राज्यसभा में भेजा, तो ये तुरंत इनाम देते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि उस कानून के तहत हमने 2-3 मुख्यमंत्रियों को जेल में देखा, अनेक नेताओं को जेल में देखा जरा जरा सी बात पर, और उनको जमानत मिलने में लाले पड़ गए। मुख्यमंत्रियों को,
सिटिंग मुख्यमंत्रियों को, उनको जमानत मिलने में उनके खून निकल आए। और बहुत सारे लोगों को हमने पाया कि वो सब इस समय जेलों में या उसमें बहुत सारे लोग अभी भी निरुद्ध हैं। बिल्कुल। और जब उसकी ये आया कि संसद में और कई जगह जब स्क्रूटनी हुई सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कि भाई आपने इनके ज़माने में इतने केस, हजारों केस दर्ज कर लिए, कितने लोग सजा हुई, तो पता चला वो 1-1.5% का रेशियो है। हाँ, मैं उसमें आना चाह रहा था। PMLA में जो कन्विक्शन का रेट है, अभी 2014 से लेकर 2025 के बीच में 5900 ऐसे केसेस दर्ज हुए थे। और अभी गवर्नमेंट ने राज्यसभा में शायद इसका उत्तर दिया है कि उसमें से मात्र 39 केसेस में जी सुनवाई हुई और उसमें उसका 32 ये और वो आंकड़े करें 90। नहीं ये जवाब देते हैं कि साहब अभी फैसला ही कम केसेस में हुआ है, उसमें उनका हुआ है। हाँ, एक्चुअली जो रियल केस थे उन्हीं में ये उनको ही इन्होंने चलाया और वो फैसले पे पहुंचे। जो पॉलिटिकल केस हैं सारे के सारे, उन सब में सिर्फ इनका लक्ष्य लोगों को जेलों में निरुद्ध करना और डराना था। और देश के लगभग हर विपक्षी दल के जहां जहां जिनकी सरकारें थी, उन सब पर हमने ईडी को कार्रवाई करते देखा। और ये भी देखा कि उनमें से जिन जिन लोगों ने इस डिस्पेंसेशन के साथ इनके राजनीतिक दल में शामिल होकर, इनकी सरकारों में शामिल होकर, इनके गवाह बनकर या इनसे किसी भी तरह का मेल जोल करके किया, उन सब लोगों पर वो मुकदमे या तो खत्म हो गए या उनको क्लीन चिट मिल गई, या ऐसे लोग जिनकी जायदाद पर इनके दोस्त उद्योगपति की नजर थी और उन पे एजेंसियों ने अगर छापे वगैरह मारे, तो हमने पाया कि एक जमाने में बताया गया कि उनसे बड़ा गुनहगार कोई है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जायदाद अडानी साहब को सौंपी, वो केस खत्म हो गए। दो तो हमारे पास सैंपल है। जैसे एक जिसने बंबई का हवाई अड्डा जिसके पास था, जिस कंपनी के पास, हाँ। उसके यहाँ छापे पड़े एजेंसियों के, मजबूरन वो बेचारा औने पौने में अडानी साहब को बेच गया अपना धंधा, उसका केस खत्म हो गया। वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। दूसरा NDTV के मालिक प्रणव राय, राधिका राय, इनके खिलाफ CBI केस बना और इनके यहाँ छापे पड़े और इनके लिए खबरें आई अखबारों में, ये बेईमानी, वो बेईमानी, ये घोटाला, वो फलाना, वो धमाका, वो हल्ला। बेचारों को, अडानी को जैसे ही उन्होंने अपनी कंपनी बेची, CBI की रिपोर्ट कोर्ट में आ गई कि इनके ऊपर कोई मामला ही नहीं बनता, खुलेआम। और वो कोई अब शंका और वो नहीं है, खुलेआम। वो सेम चीज तो वो बेशर्मी से अमित शाह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री गए महाराष्ट्र, भाषण दिया कि 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है अजीत पवार। अजीत पवार, हेमंत बिस्वा अगले नहीं, अजीत पवार तो ये नंबर बोला था 70,000 करोड़, अभी की बात है, वो वीडियो मौजूद है। और उसके बाद अजीत पवार इनके साथ मिल गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। वो घोटाले कहाँ गए किसी देश को नहीं पता। जो घोटाले है, हर केस विड्रॉ होता जा रहा है। PMLA की जो बात हम कर रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधी जो कानून है, उसमें एक चीज, उसका विस्तार इतना है कि उसमें राजा से रंक तक किसी को भी फंसा देने की क्षमता है। अगर आपके खिलाफ कोई एक 323 की भी FIR, जो पुराना कानून था, तो मुर्गी चोरी का भी दूसरा है, आजम खान वाला है, जरा सा वो कह दे कि मुर्गी चोरी है या ये है, कोई चीज एक क्रिमिनल उसमें डाल दे, तो उसके बाद ईडी आपको रगड़ के भूसा कर सकती है। 6 साल आपकी जमानत नहीं होगी। आधार कार्ड 2 बना लेंगे उसमें, कुछ 5-6 साल आपकी जमानत नहीं होगी। उसमें भी एक जो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, या थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये दयनीय चीज़ है कि अगर कोई आदमी कोई NGO चला रहा हो और वो ऐसे सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहा हो, एजुकेशन पे काम कर रहा हो, हेल्थ पे काम कर रहा हो, या लीगल जो हेल्प प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं ऐसे 2-3 NGO को जानता हूँ, उनके फाउंडर से मिला हूँ, और वो कह रहे थे कि हमें फंड बिल्कुल मिलना बंद हो गया। अब मैं आता हूँ, इन्होंने वो सारे NGOs बंद कर दिए जो RSS से संबंधित नहीं थे या सरकार से किसी न किसी रूप में संबंधित नहीं है, सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से। अब सिर्फ वही NGO चल रहे हैं। सब बीजेपी के नेता और RSS के नेताओं के NGO खूब चल रहे हैं और खूब कमा रहे हैं। पूरा इन्होंने ये सब तो कमाल किया है। जो काम करने में 55-56 साल के बाद भी कांग्रेस पूरी तरह सफल साबित हुई, उसके भी कुछ लोगों ने किया, लेकिन कुछ ने किया। इन्होंने तो सर्वत्र कर दिया। सारे वही NGO हैं
जो या तो इनके हैं या इनके साथ हैं या इनकी सहमति से हैं। इसके बाद सब बंद। तो क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा लुटेरे हैं? नहीं, हम वो तो ये आर्थिक रिपोर्ट बता रही है कि 1922 में जो डिस्पैरिटी का लेवल था जब अंग्रेज राज करते थे, हम वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अच्छा। हाँ, आने वाले दिनों में हम अंग्रेजों को भी पछाड़ देंगे। यानी अंग्रेज जो भारत को लूटने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की आपने बात की, 1922 में जितना हमसे लूट के ले जा रहे थे और जितना भारत में छोड़ रहे थे, वो जो अंतर था, वो अंतर आज हमारे देसी भूरे लुटेरों और आम जनता के बीच पैदा हो चुका है। पीएमएलए कानून की वजह से भी कई सारे जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जैसे एक तो आप अन्ना हजारे मूवमेंट, और केजरीवाल जी को डाला था इन्होंने भ्रष्टाचार की शराब में, जो उन्होंने लाइसेंसेस वाले मामले में। एक जो बेस्ट एग्जांपल है वो झारखंड वाले को डाला था, केजरीवाल हेमंत को डाला सोरेन था। का एग्जांपल है। हाँ। हेमंत सोरेन को ये चुनाव से पहले होता है। चुनाव से पहले वो उनका एक तरीके से मोरल डाउन करने के लिए या उसके इमेज को डेंट करने के लिए हर वो डालते विपक्षी दल के नीचे जो सरकारें हैं वहाँ सब जगह छापे पड़े हुए हैं, सब जगह जांच चल रही है। वहाँ बंगाल में उसके भतीजे की या भांजा जो है उनका मुख्यमंत्री का, उसकी जांच चल रही है। मुख्यमंत्रियों की जांच चली ही है, तमिलनाडु में भी चल रही है, कोई जगह नहीं बची है जी। लेकिन एक इन तीनों लॉज में एक कॉमनैलिटी है या एक कॉमन ग्राउंड है कि मान लीजिए हम पे कोई आरोप लगता है यूएपीए के तहत, पीएमएलए के तहत या आरटीआई वाला जो है चीज़ें उसके तहत, लेकिन और हम कॉन्विक्ट भी नहीं हो पाते क्योंकि ट्रायल लेट हो जाता है। एक टाइम के बाद 99% लोग छूट भी जाते हैं बिकॉज उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता इवेंचुअली, लेकिन दुनिया उसको अपराधी, टेररिस्ट या भ्रष्टाचारी घोषित कर देती है। तो हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि उनके जो परिवार है या उनके जो सगे संबंधी है उन पे क्या बीतती है, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से, मतलब जिस तरीके से भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। आपने देखा है कई सारे ऐसे केसेस जिसमें मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है किसी पर्सन का। जिसको सरकार सजा देना चाहती है वो तो अपना देगी ही, जो उसके तौर तरीके हैं। अब उसके पास एक और जानवर है, कटखना अल्सेशियन है उसके पास, उसका नाम मीडिया है। वो आपको चबा जाएगा झूठी खबरों से, झूठे आरोपों से टारगेट करके। वो पूरी एक कम्युनिटी चबा रहा है, इस देश के अल्पसंख्यकों को चबा रहा है। उसने सबको विलेनाइज कर दिया है, सबको इस देश में मतलब संदिग्ध बना दिया है। हर मनुष्य हमारे सामने संदिग्ध है। वो जो पीट पीट के मारा जाता है, हम वो वीडियो देख रहे होते हैं, मीडिया उसमें पीटने वालों के पक्ष से स्टोरी बना के दे देता है। तो हम तो जहां पहुंच चुके हैं, ऐसा तो गोएबल्स का भी मीडिया नहीं था, वो भी इस लेवल का नहीं था। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है इस क्षेत्र में, जितना कंट्रोल कर पाना, जितना मॉनिटर कर पाना, जितना सेग्रीगेट कर पाना आज संभव है, वो तब संभव ही नहीं था। एक डेटा की बात हम कर रहे थे, एक संचार साथी ऐप ये लोग लॉन्च कर रहे थे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर सर्वेलेंस रख सके, मतलब इंडियन सिटीजन्स पे। हाँ, तो जिस तरीके से ये डेटा और सर्वेलेंस, मतलब वोटर लिस्ट में आधार के प्रयोग के पक्ष में नहीं है, बाकी आपकी हर चीज को पैंट समेत उतरवाने के पक्ष में है। जहां जरूरत है वहां सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद इसके लिए तैयार सरकार नहीं है कि आज आधार से जोड़ दीजिए, समस्या खत्म हो जाए। आज क्या है, एक सामान्य सी टेक्नोलॉजी यूज में है, हालांकि सब वो डाटा कलेक्ट ही करती हैं, वो भी कर रही है। लेकिन आप एक जहाज का टिकट लेते हैं, आपने अगर एक ऐप है डिजी लॉकर, डिजी ऐप या ऐसे कुछ नाम उसका, अच्छा, आपने वो ऐप डाल लिया और आपने अपने यहीं से, अब तो अपने आपके कंप्यूटर पे आ जाता है आपका टिकट, आपका बोर्डिंग पास, सब चेक इन पहले होती ही है, तो वो बोर्डिंग पास आपका आ जाता है। आपने उसमें अगर अपलोड कर दिया तो एयरपोर्ट पे आपको कोई सुरक्षा कर्मी नहीं चाहिए, एक मशीन लगी, वो आपका चेहरा देखेगी, आपका फोटो देखेगी, आप सीधे जहाज वहां सिक्योरिटी तक सीधे चले जाएंगे। डिजी लिंक। तो जब टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल है, एक जगह इस्तेमाल में है, सारे हवाई अड्डों पे इस्तेमाल हो रही है, तो एक बार तय करके सारे पोलिंग बूथ्स पे लगा दीजिए, उसमें डाटा डाल दीजिए। कोई 2 बार वोट कर ही नहीं सकता, जाली वोट कर ही नहीं सकता। लेकिन आपको वो करना नहीं है, आपको तो जालसाजी करनी है भाई।
जो एक संविधान में राइट था हमारे पास, वोट देने का अधिकार जो गरीब आदमी के पास भी है, अमीर आदमी के पास भी है, सब इस मामले में सब बराबर हैं, आपने बेईमानी करके उस अधिकार को भी लोगों से छीन लिया। आप उसमें धोखाधड़ी करते हैं, लिस्ट बनाने में गड़बड़ी करते हैं, उनके वोट निकाल देंगे, अपने वोट डाल लेंगे। चुनाव होते होते दिन तक, रात में सुबह सुबह आदमी ड्यूटी पे जा रहा, तब तक उसकी दूसरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें कुछ बढ़े हुए नाम होंगे, उन बढ़े हुओं के वोट पड़ जाएंगे, एक एक नाम 33 बार हो जाएगा, कोई 200 बार हो जाएगा, कोई ब्राजील से आ जाएगा राहुल गांधी के आरोप के अनुसार, उसकी फोटो लग के यहाँ 23 वोट हो जाएंगे, और सब होगा और किसी की जांच नहीं होगी, कहेंगे आओ कोर्ट में, और कोर्ट उनकी खड़ी हुई है जो उल्टे एक फर्जी मामले में राहुल गांधी तक को 2-2 साल की सजा दे सकती है। सर, जो ये SIR के नाम पे हो रहा है, नागरिकता का जो एक मुद्दा उठाते हैं और वो घुसपैठिया वाला एक टर्म यूज करते हैं, इतने सालों से मोदी सरकार अरे भाई, बिहार में तो हुआ, तुम्हारे यहाँ चुनाव भी हो गया, कितने घुसपैठिए हैं, वो लिस्ट कहाँ है, हम भी ढूंढ कहाँ है, वही तो। कितने घुसपैठिए पकड़े आपने? एक SIR एक स्टेट में करने में सैकड़ों करोड़ रुपए का आप खर्च करते हैं, तमाम सारे कर्मचारियों को उनके अपने काम से हटा के इस काम में लगाते हैं, उनको इतना प्रेशर करते हैं कि बेचारे आत्महत्या कर ले रहे हैं, नीचे वाला जो BLO वगैरह है, क्योंकि वो बेचारा एक काम करता है, आप एकाएक ला देंगे, 1 महीने में तुझको ये सारा करके देना है, उस पे भी ये फोर्स कर रहे हैं कि जो अपोजिशन वाले हैं उनको नाम हटाना है। हाँ, उससे पाप भी आप कराना चाहते हैं, कराना चाहते। तो अब इस प्रेशर में वो उसकी जान तक जा रही है, और ये सब करके आपने हासिल क्या किया, वो आज तक नहीं बताया कि आपने वहां 200, 100, 150, 2000, 10 लाख, 2 करोड़ कितने घुसपैठिए पकड़े इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली जो कहावत है, आपको लगता है कि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि टाडा और पोटा जैसे जो कानून थे उसको सरकार ने एक बार मान लिया कि नहीं, इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, निर्दोष लोग फंस जाते हैं, तो उसको हटाया या रिफॉर्म किया? आपको लगता है कि ये PMLA जैसे कानून या फिर RTI को जो कमज़ोर कर रहे हैं, या UAPA जैसा जो कानून है उसको ये हटाएंगे और ये मानेंगे कि हमने शायद गलती करी ऐसे कानून बना के? वो सिर्फ ये तब संभव है जब इस देश के नागरिक इस चीज़ को समझें और इसके खिलाफ प्रेशर बनाएं। लोकतंत्र की ताकत यही होती है। लोकतंत्र में जो गांधी जी ने हमें रास्ता दिया वो ये रास्ता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज तो गांधी जी खतरे में है, पता लगा है कि जो मनरेगा में उनका नाम था वो हटा दिया गया है, महात्मा गांधी वो हट रहा है। हाँ, तो अब तो लेकिन जो भी तरीका है वो वही है, और किसी किस्म के हिंसात्मक या किसी किस्म के उधमबाजी के तर्क को मैं सही नहीं समझता। वही तरीका है, उस तरीके से नागरिक प्रतिवाद करें, संख्या बढ़ाएं अपनी, और जैन जी वगैरह वो दूसरी छोटी बातें, वो सब उछल कूद है। गांधी जी का ही फार्मूला भारत देश में चल सकता है, और उसमें देश की नागरिक आबादी आए, इन सब चीज़ों को ठीक कराए। नहीं कराएगी तो अपने लिए वो गुलामी की जंजीरें उससे ठीक होगा अगर डिसेंट का कोई? कैसे नहीं हुआ? अभी ये संचार साथी सब में लाद रहे थे, हल्ला मचा, बंद नहीं हुआ। किसानों ने आंदोलन किया, भले ही बेचारे 700 मरे किसान, वो कानून वापस नहीं हुआ। मतलब भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। देयर इज अ लाइट। जैसे आज़ादी पाने के लिए कुर्बानी दी गई, वैसे आज़ादी बचाने के लिए कुर्बानी अगर लगेगी तो देनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन तरीका गांधी जी का ही है, कोई दूसरा नहीं तरीका। सर, ये पॉडकास्ट देखने वाले कई युवा साथी होंगे हमारे। इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के दौर में उन युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग तो बीत गए, तुम लोगों के लिए जो जीवन है वो बहुत कठिन है, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों के, जो अभी जितनी बातें तुमने सुनी, इसके दौर में तुम्हें अपने को सरवाइव करना है। जब डिस्पैरिटी इतनी बढ़ रही है, अब तुम्हारे पास तो आंकड़ा है, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन के लेटेस्ट साधन है, तो तुम्हें तो इस दौर में बहुत भिज्ञ होने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। यानी तुम्हारे पास सच्ची इन्फॉर्मेशंस कहाँ कहाँ से आएँ और कैसे तुम उनको हासिल करो, ये तुम्हारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी किस्म के डिवीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अपनी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी और नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वो कोई भी बात जो मनुष्यता में विभाजन कहीं किसी किस्म का, उसके चाहे वो छुपा हुआ हो या स्पष्ट हो, उसको तोड़ के फेंकना होगा। एकता ही इसका इलाज है। देयर इज नो अदर रेमेडी। यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इस तरह के किसी भी षड्यंत्र का इलाज है। जो एक और हर डिवीजन से लड़ना बहुत जरूरी है। जो भी डिवीजन की लाइन ला रहा है, समझ जाओ कि वो
बदमाश है वो उनका आदमी है। वो उनका जहां आप डिवाइड हुए आप बिके। जितने लोगों ने जात के संगठन बनाए हैं आप देख रहे हो, सबके नेता जाके वहां मंडी में बिकते हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए ले लेते हैं चीजें और सब छले जाते हो। कभी भी इस पे मत जाओ। आपको लगता है कि ये जो रेजीम है कभी थमेगा? क्या तरीका है, ये रेजीम मनुष्यता कैसे तो जाएगा? हमेशा जीती है, परिवर्तन हमेशा हुआ है। रिजीम तो सब चली जाती है, कोई स्थायी नहीं है। यह है कि उस दौर में आदमी को भुगतना पड़ता है, इसलिए संघर्ष जरूरी है। वीएस नायपॉल जो कहते थे कि इंडिया में कभी भी मतलब 1000 म्यूटनी म्यूटनी हर समय चलती रहे। इस चलती समय जब रहेगी। हम तुम बात कर रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं। आदिवासी खड़े हैं खान के ऊपर, अपने उनके पेड़ कट रहे हैं। वहाँ प्याज के पैसे नहीं मिल रहे हैं, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक। सोयाबीन का दाम घट गया है। यहाँ किसान अलग लड़ रहे हैं, जमीनें सड़कों या उन सब चीज़ों में ले रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो वो सब चल रही हैं म्यूटनीज। यस, दे आर राइट। छात्र लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, नौकरियां निकल रही हैं और फिर पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो वो सब सारी म्यूटनी चल रही हैं, लेकिन अभी डिवाइडेड है। डिवीजन से बचो भाई, हर डिविसिव बात से आपको लड़ना है। यानी सर जो बोल रहे हैं कि एनी काइंड ऑफ डिविजिव आइडिया, चाहे वो जेंडर के लेवल पे हो, कोई कास्ट कहता है के कि लेवल हमारी पे, कास्ट के साथ बहुत हो रहा है, हम लोग इकट्ठे हो जाए, तो आप समझ लो वो आपको ठगने जा रहा है। वो अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहा है। वो बाद में अपने को, कौम को बेचेगा। हाँ, कि मेरे पास इतने वोट हैं, मुझको ये मंत्री पद चाहिए, वो कार चाहिए, इतना पैसा चाहिए। बार्गेनिंग टूल वाला जो राजनीति है, मुझे लग रहा है इस दौर में नहीं चलने वाली। सबको इस जैसे ये समस्या, ये सार्वभौमिक समस्या है, सार्वभौमिक। हर नागरिक की समस्या है कि ये एक ऐसे Constitution कानून की- नहीं होने चाहिए, ऐसे चीजें नहीं की जानी चाहिए। तो इसका इलाज है, सब बोलें इस पर, सब इस आजादी को बचाएं जो आपने हासिल नहीं की थी, हमारे पूर्वजों ने हासिल की थी। आपके सामने तो चैलेंज ये है कि उसको बचा के रखो बचा भाई, के रखना है। लेकिन आपने गंवाना शुरू कर दिया है। ये खतरा है। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, जिससे कितने सारे लोग एम्पावर्ड हो रहे थे, आज वो एकदम पावरलेस हो जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे जो वीडियो है जाएगा तो शायद 2 आदमी को भी अगर समझा सका तो हमारी तुम्हारी सफलता है। हाँ, 2 हम हमारे- हैं, चूंकि 2 हम से- दोनों तो कम से कम समझ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर एक जाते जाते हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कुछ। अरे बिल्कुल यार, तुम लोग फलो फूलो बढ़ो भाई, सब इनको सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ इनको। क्या नाम है तुम्हारे? ये राउंड टेबल करके स्टूडियो करके हमारा चैनल राउंड है। टेबल स्टूडियो इन बच्चों का चैनल है भाई। ये दूसरा वीडियो पता नहीं क्यों मेरे साथ बना रहे हैं। तो खैर नहीं, खैर इनके ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतनी तेजी से करिए कि ये बेचारे आत्मनिर्भर हो जाएं। हाँ, और कुछ देखिए आने वाले दिनों में मेंबरशिप भी के और रूप क्या में भी करना पड़े। कंट्रीब्यूट करें। हाँ, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो भी करो भाई, इनको मैं तो कहूँगा। हाँ, और मैं ये और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ इस एपिसोड के एंड में कि हम ऐसे जो सवाल है इस देश में, डेमोक्रेसी से जुड़े, लॉज से जुड़े, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े, उनको भी हम सर के साथ और एपिसोड्स या और पॉडकास्ट करते जाएंगे। चूँकि इस देश में अब अगर हम नहीं बोले तो हमारी आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट और ये सोशल मीडिया एक माध्यम है कि हम जैसे लोग एक मंच पे आके अपनी बात रख सके। फिलहाल ये माध्यम है। फिलहाल यही माध्यम है। क्या पता इस पे भी डीपीडीपी एक्ट के तहत कभी रोक कुछ लग हो जाए। सकता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।